हेलो एवरीवन, आप सबका वंशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 34 को। तक हमने देखा था पुतलों से लड़ने के बाद एम्परर वांगजी को लेकर महल के नीचे बने फ्रेश वाटर लेक में टेलीपोर्ट करते हैं और वहाँ वांगजी उस फॉक्स स्पिरिट के बारे में पूछता है। तब एम्परर वांगजी को अपनी मेमोरीज दिखाने लगते हैं। अब एम्परर वीइंग के रूप में थे, एक दुबले पतले से टीनेज लड़के लगभग 14 साल के। वो वहाँ पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे केव के अंधेरे में। यहाँ पर बहुत ठंडक थी, बहुत अंधेरा था। वांगजी को ऐसा महसूस होने लगा वो सालों से बस सूरज की एक किरण के लिए तरस गया है। वो वहाँ पर अपनी तलवार को शार्प कर रहे थे। वांगजी ने उन्हें ऐसा करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। सुईबियान। अचानक से वांगजी के दिल में ये शब्द उठा। वीइंग ने अभी भी मास्क पहना हुआ था। ये अभी भी अपने शुरुआती दौर में था क्योंकि इससे उनकी थोड़ी सी ची एनर्जी सप्रेस हो रही थी। वांगजी को अभी भी उनकी ची एनर्जी इस केव के दीवारों में महसूस हो रही थी, पर अभी भी वो सहने लायक थी। शायद किसी तलिस्मान की मदद से उसे दबाया गया था। तभी वीइंग चौंक गया, जैसे उसका शरीर एक जगह पर जम गया हो, क्योंकि उसे अपने पास किसी और के होने का एहसास हो गया था। शिजुन, प्रिंस ने डरते हुए आवाज़ लगाई, जैसे उनके दिल की धड़कन बढ़ गई हो, पर कोई जवाब नहीं आया। पर प्रिंस को अभी भी कोई अनजानी सी ची एनर्जी महसूस हो रही थी जो इस केव के दरवाजे तक आकर रुक गई थी। शिजुन, क्या मुझे इसे सुलझाना है? प्रिंस ने अंदर से आवाज़ लगाई, पर तभी वहाँ पर कुरेदने की आवाज़ हुई, जैसे कि कोई पंजों से ज़मीन को खोद रहा हो। लगभग एक हफ्ते से बाहर तूफान जैसा माहौल था। शिजुन ने प्रिंस को बताया था बाहर का माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है क्योंकि अब ड्रैगन्स चक्रवातों को काबू करने के लिए मौजूद नहीं है। धनुष से निकले हुए तीर की गति से प्रिंस ड्रैगन फॉर्म में शिफ्ट हो गए और तुरंत बाहर जाने लगे, पर गुफा के दरवाजे तक आते ही रुक गए। वहाँ पर एक छोटा सा फॉक्स था। लगता है वो यहाँ पर तूफान से बचने के लिए आया था। अब प्रिंस उस छोटे से फॉक्स को उड़ाकर केव के अंदर ले आए और आते ही उससे पूछा, तुम यहाँ पर कैसे फंस गए छोटे? उस अधमरे छोटे से फॉक्स को देखकर प्रिंस को उस पर दया आ रही थी, क्योंकि अब वो ठंड की वजह से कांपने लगा था। ऊपर से उसने पहली बार एक ड्रैगन देखा था, इसलिए डर भी रहा था। तभी प्रिंस ने उससे कहा, मैं तुम्हें खाने ही जाऊंगा, और तुरंत वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गए। देखो, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। उन्होंने एक तरफ इशारा किया जहाँ पर खाई हुई मछलियों के बाकी के पुर्जे जमा करके रखे हुए थे। वो छोटा सा फॉक्स लपक कर उस तरफ दौड़ा। उन बची खुची हड्डियों को वो चबाने लगा, जैसे कि वो सालों से भूखा हो। पर जल्द ही एक हड्डी उसके गले में फंस गई और वो जोर से खांसने लगा। हे, आराम से आराम से। प्रिंस ने तुरंत अपनी ची एनर्जी से उस फॉक्स को ठीक किया। उन्होंने उस फॉक्स के हाथ से उस मछली को लेने की कोशिश की, पर इस पर फॉक्स उन पर जोर से गुर्राया, जैसे कि उसे डर हो प्रिंस उसका खाना चुरा ले जाएंगे। अच्छा, तो तुम इसके लालच में यहाँ पर आए हो? क्या तुमने मेरा खाना सूंघ लिया था? प्रिंस ने पूछा। प्रिंस ने तुरंत पासी के पानी की तरफ अपना हाथ फहराया और दो छोटी छोटी मछलियाँ उड़ते हुए उनके हाथ में आ गई। शुक्रिया, प्रिंस बुदबुदाए। अगले ही पल प्रिंस के हाथ से कुछ बिजली जैसी चमकी और वो मछलियाँ फ्राई हो गई। उस लाइटनिंग को देखकर वो अधमरा फॉक्स जोर से चिल्लाया, पर जैसे ही प्रिंस ने वो दोनों मछलियाँ फॉक्स के सामने पकड़ी तो वो सब कुछ भूल गया। मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रहे हो, प्रिंस ने कहा, क्योंकि एम्पैथी के ज़रिए उन्हें पता चल गया था कि ये फॉक्स कितना भूखा है। उन्हें अपने दिन याद आ गए जब वो शिजुन के साथ पहली बार छुप छुप कर रह रहे थे। उनके पास खाने के ज़्यादा साधन नहीं थे, ना तो वो गुप्तचरों से बचकर अपने खाने का इंतज़ाम कर सकते थे, ना ही
उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते थे। वो गुप्तचर बस गिद्धों की तरह हर वक्त आसमान में घूमते रहते थे। उस वक्त प्रिंस और शिजुन को बहुत समय तक भूखा भी रहना पड़ा था, पर क्योंकि प्रिंस छोटे थे इसलिए शिजुन अपनी ची एनर्जी के ज़रिए उन्हें ज़िंदा रखे हुए थी। एक तरह से वो अपने शरीर को काट कर प्रिंस को खिला रही थी, क्योंकि इसके बाद शिजुन बहुत बीमार हो गई थी और उन्हें ठीक होने के लिए महीनों लग गए थे। पर अब इस फॉक्स को इतनी खुशी से खाना खाते हुए देखकर प्रिंस के चेहरे पर भी अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने तुरंत एक पानी का बाउल प्रकट किया ताकि फॉक्स खाना खाने के बाद आराम से पानी भी पी सके। ये याद यहीं पर ख़त्म हुई। आगे कुछ महीनों बाद का समय वांगजी को दिखने लगा। इस दृश्य में फॉक्स कर्ल करके बैठा हुआ था। बगल में ही ड्रैगन प्रिंस अपनी बांसुरी बजा रहे थे। वो एक पल के लिए रुक गए और अपने पास पड़े उस फर बॉल को देखने लगे। फिर उससे पूछा, तुम्हें पता है मैं हमेशा एक कुत्ता पालना चाहता था। इस पर फॉक्स ने ज़ोर से ग्रोल किया और उनके रोप्स काटने लगा। प्रिंस ज़ोर से हंस दिए और उनकी हंसी के साथ ही ये दृश्य भी ख़त्म हो गया। अब आगे के कुछ दृश्य बड़े ही झटपट बदले, जैसे कि वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने कल्टीवेशन फॉर्म्स बना रहे थे, धनुर्विद्या सीख रहे थे, अलग अलग तालिस्मान बना रहे थे। प्रिंस हमेशा से ही अकेले थे, पर अभी नहीं, अभी उनका वफादार फॉक्स उनके साथ खड़ा था। एक समय पर प्रिंस को ऐसा लगता था वो ज़िंदगी भर के लिए अकेले ही रहने वाले थे, पर उनका ये ख्याल अब गलत साबित हो रहा था। अब वो ज़ोर ज़ोर से कहानी पढ़ रहे थे जो उनकी माँ ने उनके लिए लिखी थी, आइंग की कहानी। प्रिंस ने फॉक्स को एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मैं हूँ। वो हॉलीजिंग का चित्र था। अब प्रिंस कहने लगे, मेरा जन्म का नाम वीइंग है। हालांकि इस बारे में शिजुन के अलावा और कोई नहीं जानता। हमारे परिवार का नाम वी था, पर हमें इस नाम से बुलाने की इजाज़त किसी को नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है। और मेरी मम्मा मुझे आइंग बुलाया करती थी। प्रिंस बात करते करते रुक गए, जैसे कि उन्हें दुख हो रहा हो, और फिर वो आगे बताने लगे, मेरी मम्मा कहती थी लोगों को लगता है फॉक्स बहुत बुरे होते हैं, पर असल में वो बहुत चतुर प्राणी होते हैं। फॉक्स हमेशा ही मेरी मम्मा के सबसे पसंदीदा जानवर थे और आयुन मेरे छोटे भाई का नाम होने वाला था। प्रिंस बुदबुदाए। उन्होंने उस छोटे ड्रैगन के चित्र की तरफ दिखाया। आगे कहने लगे, मम्मा हमेशा कहती थी मेरे और भाई बहन होने चाहिए, पर वो मर गई, और बाबा भी, उस श्राप की वजह से। पता नहीं क्यों मैंने हर किसी को मारा है, बस तुम्हें छोड़कर। और हाँ, शिजुन को। यह दर्द शायद प्रिंस कभी नहीं भूल सकते, जैसे कि उनके यादों में ये हमेशा हमेशा के लिए बस गया हो, उन्हें अंदर से खोखला करता जा रहा हो। दृश्य फिर से एक बार बदला और इस बार प्रिंस और वो छोटा फॉक्स उस गुफा के दरवाजे पर खड़े थे। प्रिंस कह रहे थे, शिजुन को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, वो इतनी देर कभी नहीं करती। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया? प्रिंस बेचैन होकर वहीं पर गोल गोल घूम रहे थे। शिजुन हमेशा बहुत समय के लिए बाहर जाया करती थी, अपना रूप बदलकर। वो एक रॉज कल्टीवेटर बनती थी और अपनी पहचान यानलिंग दाओरन बताती थी। ज़्यादातर वो शुचोंग के बारे में पता करने के लिए जाती थी, वैसे कभी कभार अपने डिसाइपल से मिलने, और हाँ, उस प्रिटी लांजिजे से भी मिलने जाती थी। पर वो कभी भी उसे महीनों तक अकेला छोड़ के नहीं जाती थी, पर इस बार 3 महीने होने को आए थे। प्रिंस ने अब फॉक्स को एक तालिस्मान दिखाते हुए कहा, देखो मैं इस पर काम कर रहा था। वो एक पेपरमैन तालिस्मान था। प्रिंस अब उस तालिस्मान की खासियत बताने लगते हैं। मैं अपने कॉन्शियसनेस को इस तालिस्मान में भर सकता हूँ,
पर हम इसे ज़्यादा दूर तक नहीं भेज पाएंगे, ये हवा से उड़ जाएगा। मैं टेम्पल के अंदर शिशोंग और शिजे से बात करना चाहता हूँ, पर यह पेपरमैन टेम्पल के अंदर पहुँचने से पहले ही कहीं खो जाएगा। वैसे शिजुन ने फ्लाइंग लेटर्स भेजने से भी मना किया है, क्योंकि यहाँ हर तरफ स्पाइस रहते हैं और वो इन्हें देख सकते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन तक अपना संदेशा कैसे पहुँचाऊँ। प्रिंस की बातें सुनकर वो फॉक्स अपनी जगह पर गोल घूम गया और उसे देखकर प्रिंस के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई, जैसे उन्हें एक नई करामात सूझी हो। अगले सीन में फॉक्स माउंटेन से नीचे भाग रहा था। उसके गले में एक रेड रिबन था और उस रेड रिबन में वो पेपरमैन लटक रहा था। वो फॉक्स सीधा हीलिंग के टेम्पल के पास आकर रुक गया और अगले सीन में हमें दिखाया गया बाओशन सरन वापस आ गई है और वो मुस्कुराते हुए प्रिंस की सारी बातें सुन रही है, कैसे उन्होंने पेपरमैन बनाया, कैसे उन्हें ये फॉक्स फ्रेंड मिला। प्रिंस कह रहे थे, मैंने इसका नाम शाओ हॉली रखा है, पर ये बहुत अच्छा यिंगिंग है, जैसे मम्मा की स्टोरी का छोटा आइंग था ना वैसे। पर बाओशन सरन इस बात पर हंस दी और बोली ये इसका असली नाम नहीं है, और फिर वो उस फॉक्स की तरफ गौर से देखने लगी। अब वो फॉक्स धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तब प्रिंस ने पूछा, शिजुन ये आप क्या कह रही हो? अब प्रिंस फॉक्स को उठाकर वापस ले आए, जो केव की ज़मीन पर गड्ढा खोदकर उसमें छुपने की कोशिश कर रहा था। शिजुन ने कहा, याद है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? अगर तुम्हें किसी को जानना है तो उसकी ची एनर्जी को टटोलो, जिससे तुम्हें उसका ऑरा पता चल जाएगा। तो क्यों ना तुम इस शाओ हॉली को टटोलने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। प्रिंस ने तुरंत बाओशन सरन की बात मान ली और मेडिटेशन में बैठ गए। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने उस फॉक्स दोस्त पर केंद्रित किया। फॉक्स थोड़ा सा झिझक रहा था, पर वो वहाँ से उठा नहीं। वो प्रिंस से बहुत प्यार करता था और ये बात प्रिंस को पता थी। इसे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई, पर तभी उन्हें वहाँ पर कुछ महसूस हुआ, जैसे कि जादू, जैसे कि उनके अंदर बहता है। उस फॉक्स के अंदर भी वही एनर्जी थी। अगले ही पल प्रिंस शॉक के साथ उठ गए। उन्होंने कहा, तुम एक हॉली जिंग हो? अगले ही पल प्रिंस की आंखें बंद हो गई। उनका दिमाग घूमने लगा, दिल जोरों से धड़कने लगा, इतना कि उन्हें अपनी धड़कनें अपने कानों से सुनाई देने लगी। वो ज़ोर से चिल्लाने लगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने उस फॉक्स को पहचान लिया था। अब क्या अब वो भी मर जाएगा, जैसे जैसे बाकी सब मरते हैं? आशियान। तभी बाओशन सरन ने उन्हें आवाज़ लगाई, साथ ही उनके कंधे पर थपथपा कर उन्हें शांत करना चाहा, पर प्रिंस अभी भी चिल्लाए जा रहे थे, चले जाओ यहाँ से। प्रिंस ने चिल्लाते हुए जानकुन बैग फॉक्स की तरफ फेंका। वो डर गया, उस डेस्क के नीचे छुपने की कोशिश करने लगा जो विंग ने खुद के लिए बनाया था, और प्रिंस परेशान होकर चिल्लाए जा रहे थे, शिजुन इसे बाहर निकालो, इसने मेरा चेहरा देखा है, ये मर जाएगा। प्रिंस को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपना फॉर्म कब बदला। वो पूरी तरह से शिजुन के बाजू में आकर लटक रहे थे। उनका चेहरा पूरी तरह से शिजुन के रूप में था। जब कुछ देर बाद उन्हें सहजता महसूस हुई, उन्हें कमल के फूल की खुशबू का आभास हुआ। तब प्रिंस ने कहा, शिजुन। तब शिजुन बोली, आशियान, मुझे माफ़ कर दो। उनकी आवाज़ बड़ी शांत थी, बड़ी मधुर, जो बस प्रिंस के हिस्से थी। शिजुन कभी भी इतने प्यार से किसी और से बात नहीं करती थी। शिजुन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने तुम्हें डराने के लिए नहीं किया था। क्या तुम भूल गए? तुम जानते हो ना, हॉली जिंग ऐसा क्रीचर है जो यिन एनर्जी से बना है, याद है ना तुम्हें? प्रिंस अब वापस से इंसानी रूप में आ चुके थे, जो अभी भी बाओशन सरन से लिपटे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, पर वो श्राप, वो उन पर असर नहीं करता जो यिन रेसेंटमेंट को फिल्टर कर सकते हैं, और ये छोटू किसी तरह से बेसिक यिन कल्टीवेशन सीख गया है।
रोशन सरन ने कहा। और अब कहीं जाकर प्रिंस ने राहत की सांस ली। अब सामने का दृश्य फिर से एक बार बदला। अब रात हो चुकी थी और प्रिंस सोने की बजाय कुछ लिखे जा रहे थे, जैसे कि नोट्स बना रहे थे। डेस्क के नीचे बैठा छोटू फॉक्स उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था, चुपचाप, जैसे कि वो उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो। वहाँ पर बड़ा ही सन्नाटा था। तभी अचानक आवाज़ आई, मेरा नाम शुआन यू है। उस सन्नाटे को चीरते हुए एक लड़का बोला। प्रिंस इतने ज़ोर से चौंक गए कि उस गुफा में एक बहुत तेज़ बिजली कड़की। तभी वो लड़का खड़ा हुआ। उसका दिल अभी भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, नज़रें झुकी हुई थी, फिर भी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। तभी प्रिंस बोले, हेलो आयु। फिर से एक बार दृश्य बदला। अब दोनों भी थोड़े से बड़े लग रहे थे। आयु अब एक टीनेजर लड़का था और उसकी 2 पूंछें थी। उसके सामने विंग खड़ा था और विंग के सामने आयु बड़ला सा लग रहा था। उन दोनों के हाथ आपस में जुड़े हुए थे और दोनों भी एक शपथ ले रहे थे। उनकी ची एनर्जी आपस में मिल रही थी और आयु कह रहा था कि वो जब तक जिंदा है तब तक प्रिंस के साथ रहेगा, उनका स्पिरिचुअल कंपेनियन बनके, उनका गार्डियन बनके। तभी 2 छोटी सी लाल बूंदें आयु के माथे पर आकर विराजमान हुई और फिर चमकने लगी, फिर उसकी स्किन में समा गई, जैसे कि उसकी ये शपथ हमेशा हमेशा के लिए उससे बंध गई हो। अब हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे डीडी, विंग ने उस छोटे से लड़के से कहा, जिसने तुरंत पूरी बत्ती से प्रिंस को दिखा दी। उन दोनों के बीच में एक वार्मथ से महसूस हो रही थी, प्यार सा महसूस हो रहा था, जैसे कि 2 भाइयों के बीच में होता है। और ये वांगची को अपने भाई की याद दिला गया। फिर से एक बार दृश्य बदला। विंग के हाथों में फिर से एक बार एक पेपरमैन तलिस्मान था। ऐसा लग रहा था वो पुराने पेपरमैन के मुकाबले बहुत एडवांस हो गया है। क्या तुम्हें लगता है ये किसी इंसान पे भी काम करता होगा या फिर सिर्फ इन चित्रों पर काम करता है? आयु पास ही में बैठा अपनी 3 पूंछें हिलाते हुए प्रिंस से पूछ रहा था। देखा जाए तो ये हो सकता है, पर मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। इतना ज़रूर है कि ये शू चोंगहाई के उन पुतलों की तरह नहीं है। विंग ने जवाब दिया, पर शू चोंगहाई ने तो पहले ही इतने सारे पुतले बनाकर रखे हैं, और अगर तुम्हें ये सब करना आता है तो तुम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आयु ने पूछा और फिर मुंह बनाते हुए बोला, आपको बस एक छोटा सा पेपरमैन बनाना आता है जो मेरे कंधे पर पड़ा रहता है देयांशा। बाहर चीज़ें और भी बिगड़ रही है, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे पता है आयु, मुझे सब कुछ पता है, पर शिजुन नहीं समझती। प्रिंस विंग फ्रस्ट्रेट होते हुए बोले, देखो मैं भी शिजुन की बहुत इज्जत करता हूँ, पर वो तो तुम्हें इस गुफा से बाहर निकाल ही नहीं रही है। क्या तुम यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद रहना चाहते हो? आयु बड़बड़ाने लगा और दृश्य फिर से एक बार बदला। अभी प्रिंस विंग और आयाओ गुफा के बहुत अंदरूनी हिस्से में थे, अंदर वाले तालाब के पास, पर वहाँ का पानी अभी साफ नहीं था। वो लाल था, खून से सना, खून की गंध भी आ रही थी। तभी आयु ने एक पुतला उस पानी से बाहर निकाला, जिसके ऊपर काफ़ी सारे तलिस्मान चिपकाए हुए थे। फिर आयु बोला, चलो इसे ट्राई करते हैं, और अगले ही पल उसने प्रिंस की बांसुरी अपने होठों पर लगाई। दृश्य फिर से एक बार बदला। अभी शुआन यू और प्रिंस विंग रोशन सरन के सामने घुटनों पर खड़े थे, जो गुस्से भरी लाल आंखों से उनकी तरफ देखकर चिल्लाए जा रही थी। शुक्र है कि मेरे डिसाइपल्स वक्त पर पहुंच गए और उन पुतलों को कंट्रोल से बाहर जाने से पहले रोक लिया। तुम अपने पूर्वजों से विरासत में मिली हुई ताकत को इतनी बेवकूफ़ी के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? क्या शू चोंगहाई के कदमों पर चलना चाहते हो? तुम्हारे पिता इस बात को कभी माफ़ नहीं करते। प्रिंस रोते हुए नीचे झुककर
बार बार शिजुन से माफ़ी मांग रहे थे। वो रो रहे थे, कह रहे थे, शिजुन शिजुन मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं इस बात के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हूँ। आपको जो सही लगता है आप मुझे सज़ा दे सकती हो। नहीं, ये मेरा कहना था। तभी आयु चिल्लाया। शिजुन के सामने बार बार नाक घिसते हुए कहने लगा, मुझे सज़ा दीजिए शिजुन, मुझे सज़ा दीजिए। ऐसा लग रहा था अब शिजुन के सामने और कोई उपाय नहीं बचा। उन्होंने साय किया और फिर शांत हो गई। फिर प्रिंस को समझाने लगी, मुझे पता है तुम्हें बड़ी मुश्किल होती है इस तरह से अकेले में रहने से। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे भी दर्द होता है। मुझे पता है तुम यहाँ खुश नहीं हो, पर अगर तुम कुछ करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले धीरज रखना पड़ेगा। अपनी ची एनर्जी को इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि तुम उसे काबू कर सको। और जब तुम उसे काबू कर लोगे तब अपना मास्क पहनकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो। तुम्हारे माता पिता ने बहुत भरोसे के साथ तुम्हें मुझे सौंपा है, इसलिए मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।